चलो, तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ थे? हम लोग वेक्टर पे थे, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जो बात करी थी, किसकी बात करी थी? यूनिट की थी, एरर की थी, यही सब तो थे। यूनिट्स थी, एरर थे, ये सब थी। चलो ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? कैसे बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ, वेक्टर क्वांटिटी कैसे बताओगे? जो सिर्फ मेजर किस चीज़ को मेजर कर पाए? वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यदि तुम्हारा मेजरमेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों का हो रहा है तो हम उसे कैसे कहेंगे? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अदरवाइज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अदरवाइज क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के मैंने टाइप्स भी बताए थे आपको कि वेक्टर क्वांटिटी से कौन से टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी के कौन से टाइप्स होते हैं। वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश, यही तो था। वेक्टर क्वांटिटी थी और कौन सी थी? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या था? सदिश, और वैसे क्या था तुम्हारा? अदिश था, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। ये बच्चा लोग इतना लेट काहे कर देते हैं? इतना लेट काहे कर देते हैं लोग, बताओ। अब नहीं आएंगे, अभी थोड़ी देर और नहीं आए बच्चे। चलो अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो, मुझे बताओ, आ जाओ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, सही है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो, मैंने कहा ये एंगल ए और ये एंगल, बताओ तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या 30 डिग्री है? कितना है? 30 डिग्री। मैंने कहा एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है बी, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ इसमें ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? और उधर कितना है? 30 डिग्री। तो पता है आप लोग ये गलत बता रहे हो, ठीक है। दो वेक्टरों के बीच में एंगल, खाली एंगल को देख के हम लोग नहीं बता सकते। आ जाओ, एंगल के बीच, अगर दो वेक्टर के बीच का कभी भी तुमको एंगल मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? ध्यान करना, एंगल निकालने के लिए या तो तुम हेड से हेड मिलाओ, हेड से मिलाओ, हेड क्या मिलाओ? या तो हेड टू हेड मिलाओ, या फिर टेल टू टेल मिलाओ। टेल तुम जानते हो? टेल तो जानते हो ना? टेल जानते हो? टेल क्या है? ये टेल है और ये क्या है? यही तो था, कल बताया था मैंने। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल, ये दोनों वेक्टर कैसे मिले हुए हैं? टेल टू, देखो इसकी भी टेल इसकी भी टेल, सही है। क्या टेल टू टेल मिले हुए हैं? हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, जो लिखा है सही है, ठीक है। लेकिन यदि दो वेक्टर एक दूसरे से हेड टू टेल नहीं मिले हुए हों, ये दोनों वेक्टर कैसे मिले हुए हैं एक दूसरे से? हेड टू टेल, हेड टू, ना तो ये हेड हेड है ना ही ये टेल टेल है, ये कैसे हैं? हेड टू। तब दो वेक्टर के बीच का जो हम एंगल निकालते हैं वो निकालते हैं 180 माइनस थीटा, या थीटा डैश मान लो, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर कितना हो गया? बोलो,
तो कितना आया इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल? 120 डिग्री। कितना आया? बात पल्ले पड़ रही है? नहीं पड़ रही। इधर देखो, मुझे बताओ, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? क्या 90 है? कितना है? क्या सही लिखा है 90 है? काहे? क्योंकि ये दोनों कैसे मिले हुए हैं? हेड टू हेड, तो ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर कोई भी वेक्टर ऐसे मिला हुआ है, ये सही है। अब कैसे मिले हुए हैं? जल्दी बोलो। हेड टू, ना हेड हेड है ना ही, तो इन दोनों यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 180 माइनस 45 कितने हुए? जल्दी बताओ। क्या 135? कितना आया? अरे बात पल्ले पड़ रही है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा ध्यान रखोगे, या तो हेड टू हेड मिलाओगे या फिर टेल टू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद में मैं बात करता हूं पैरेलल शिफ्टिंग की। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग। सर ये पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है मुझे बताओ। ये वाली दीवार इस वाले दीवार के कैसे है? अरे समांतर है या पैरेलल है? समांतर को ही तो पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल है। ऐसे ही मैंने कहा ये नीचे की फर्श ऊपर वाली दीवार के, ऊपर वाली छत के कैसे है? लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये अजीब ही है कुछ। ठीक, मान लो वैसे क्या होती है? पैरेलल, वो होती है पैरेलल चीज। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं कहूं परपेंडिकुलर क्या चीज होती है? लंबवत। यानी कि ये दीवार इस फर्श पर कैसी है? परपेंडिकुलर। कैसी है? लंबवत। बात पल्ले पड़ रही है? अच्छा, ऐसे ही मैंने तुमसे कहा एक होता है पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये है, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये है, यदि कोई वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो जाए तो ना तो उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है, ना ही चेंज होता है मैग्नीट्यूड। ना ही डायरेक्शन चेंज होता है, ना ही चेंज होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है। ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है इफ एनी वेक्टर, अच्छे से लिख दें। अच्छा, if any vector shift parallelly, then its magnitude and direction are not changed. ठीक है, इसका कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा, बताओ बच्चों, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखो एक बार, ये ए वेक्टर है, इसे मैं पैरेलली शिफ्ट करूं। पैरेलली शिफ्ट का मतलब ये है कि इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कब कब होगा? पैरेलली शिफ्ट। अच्छा मुझे बताओ, दो पैरेलल चीजों के बीच में एंगल कितना होता है? इसके और इसके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। 90 तो लंबवत में होता है, परपेंडिकुलर में होता है। पैरेलल में कितना होता है? 0 डिग्री। ध्यान रखना, मैंने कहा ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। कितना है? ध्यान रखना, पैरेलल में दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अब जरा सोचो, या तो मैं इसे यहां से शिफ्ट करके इधर ले जाऊं, क्या ये एक दोनों के पैरेलल हैं? पैरेलल हैं। देखो ये इसके पैरेलल है, सही है। या तो इस वेक्टर को मैं और आगे बढ़ाऊं, ऐसे आगे बढ़ा दूं, क्या अब भी पैरेलल है? अरे लाला पैरेलल ही तो ले गए हैं। एंगल कितना है? 0 डिग्री। या तो मैं इसे बढ़ा के इधर कर दूं, क्या अब भी एक दूसरे के कैसे हैं? या तो मैं इसे उठा के पीछे ले जाऊं, अब भी ये एक दूसरे के क्या हैं? बात समझ आ रही है? तो अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये है कि एंगल, कोई एंगल ना बनाए, जिस एंगल पर पहले है उसी एंगल पे रहे। तो उन दोनों के बीच में ना तो उनका डायरेक्शन चेंज होता है, ना ही उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ना ही डायरेक्शन चेंज होता है, ना ही क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात जरा बताओ, मान लो ये बी वेक्टर है,
ठीक है, इसे पैरेलल शिफ्ट करना है। तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब है चाहे तो इसे मैं ऐसे आगे ले जाऊं, देखो एंगल तब भी तो 0 डिग्री है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। चाहे तो मैं इसे पीछे ले जाऊं, बात समझ में आ रही है, चाहे तो मैं इसे ऐसे ले जाऊं, लेकिन पैरेलल रहना चाहिए। चाहे मैं इसे इधर ले जाऊं, कैसे रहने चाहिए, पैरेलल। क्या रहना चाहिए, पैरेलल। बात समझ में आ रही है। शिफ्टिंग हमेशा जो होती है पैरेलल शिफ्टिंग, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये उतार लिया, नहीं उतारा, उतार लिया। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर सर जी पैरेलल शिफ्टिंग की बात आई है, मुझे बताओ एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। एंगल कितना है, मैं कहूं बेटा अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच में बताओ कितना एंगल होगा, बता सकते हो ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा? अरे तो बोलो ना, ये दोनों कैसे होंगे जुड़े हुए, टेल टू हेड या हेड टू टेल? क्या मुझे बताओ जब मैं एंगल निकालता था दोनों के बीच में, क्या हेड टू टेल अलाउ था, क्या अलाउ था, टेल टू टेल या फिर यही तो अलाउ था। तो मैं क्या करूंगा, या तो तुम 180 माइनस थीटा कर दो, वही तो एंगल होता था। ये एक काम देखो, वो आया कहां से, वो मैं बता रहा हूं, वो यहां से आया। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसकी ये पूंछ है और इसका ये सर है, मैंने इस वाले वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। क्या शिफ्टिंग कर दी? अब पैरेलल का मतलब ये है कि मैं इसे आगे ले आया। जब मैं इसे आगे ले आया तो ये ऐसे आ गया, अरे बोलो, ये पहले यहां था, यहां से मैं पैरेलली शिफ्ट करके क्या आगे ले आया। अगर मैं इसे आगे ले आया तब ये ए वेक्टर अब यहां पर आ गया और इसकी पूंछ कहां पहुंच गई, अरे पीछे पहुंच गई, पूंछ कहां पहुंच गई, क्या बताओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर अब एक दूसरे से पूंछ टू हैं, अरे टेल टू टेल हैं कि नहीं है, हैं? अगर टेल टू टेल हैं तो यही क्या इन दोनों के बीच में एंगल होगा, यही तो होगा बेटा। एंगल दो वेक्टर के बीच हम कैसे निकालते थे, हेड टू हेड या फिर टेल टू। अब ये दोनों देखो एक दूसरे के कैसे हो गए, टेल टू। अब मुझे बताओ ये पूरी लाइन बेटा पूरा कितना होता है 180, और 180 में से 45 गया तो कितने बचे, अरे ये एंगल कितना बचा बेटा, पूरा 180, 180 में कितना गया तो कितना बचा, जल्दी बोलो, 100। बात समझ में आई, 135 ही तो बचा, आ गया आंसर। तो ये होता है, ठीक है। एक चीज नोट करके लिखना, ये उतारो फिर नोट करके लिखना, angle between two vectors always yet angle between two vectors is देखो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा और हमेशा या तो 0 डिग्री के बराबर होगा, कैसे होगा 0 डिग्री के बराबर, या फिर 180 डिग्री के बराबर होगा, या ज़्यादा होगा, या इनके बीच में होगा। इनके बीच में मतलब 0 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है। अरे 0 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, और उसके बीच में भी कुछ हो सकता है, लेकिन कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल ना तो 190 डिग्री होगा, ना 200 डिग्री होगा, और ना ही 210 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए, देखो ऐसा इसलिए होता है कि मान लो मैंने कहा एक वेक्टर बच्चों ये है, बी वेक्टर
अगर दूसरा बी वेक्टर इधर ही है, इसी डायरेक्शन में है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों? सेम है। तो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? अरे पूंछ टू पूंछ कैसे जुड़े हुए हैं? अरे पूंछ टू पूंछ जुड़े हुए हैं नहीं है? तो दोनों के बीच में एंगल बच्चों कितना होगा? अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? लेकिन यदि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, कतई अपोजिट, अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 100। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, बात समझ में आ रही है? और मैं तुमसे कहूं अगर ये एंगल 270 डिग्री है, कितना है? 270। ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण कितना होगा? तो क्या कहोगे? 270 लोगे क्या? नहीं। हमेशा कौन सा लोगे? छोटा वाला। कौन सा लोगे? जो कि एक, क्योंकि तुम्हें पता है 270 डिग्री एंगल कभी भी दो वेक्टर के बीच में हो ही नहीं सकता। समझे? दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी 270 हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या होगा? 180 हो जाएगा या उससे कम होगा, लेकिन कभी भी 180 से ज्यादा। तो यहां पर क्या निकालोगे बेटा? पूरा कितना होता है? 360। तो ये कितना बचा? 360 माइनस 270 कितना बचा बच्चों? 90 डिग्री। बात समझ में आई? क्या आएगा आंसर? 90 डिग्री। समझ में आ गया? उतारो जल्दी जल्दी। तुम लोगों ने जो अबोदय में जो इनरोल्ड किए थे अपने रजिस्ट्रेशन, वो कब इनरोल्ड हुए थे? मई में हुए थे। फिर तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ था? सबका एग्ज़ाम हुआ था? सभी पास हो गए होंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम कहाँ हुआ था? ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। 16 बच्चे थे। अच्छा, चलो अब मैं बात करता हूँ। चलो ये हो गया, सही है। मैं बात करता हूँ बेटा मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करता हूँ? मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा, मैंने मान लिया ए वेक्टर ले लिया 3i + 4j + 5, सही है? ये वेक्टर ले लिया। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इस चीज़ पे पहले जोर दें। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बार पहले इधर देखो। तुम लोग जानते हो डायरेक्शन कितनी होती हैं? 3। कितनी है? 3, एक्स, वाई एंड जेड। तुम्हारे कोर्स में 3 है, वैसे तो बहुत 4-5 है। ठीक है। देखो ये मान लो एक्स, ये मान लो वाई, और ये क्या मान लिया? क्या तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बने हुए होते हैं? ये इससे कितना बना रहा है? ये इससे कितना बना रहा है? ये इससे। बात समझ में आ गई? अब मैंने एक वेक्टर ले लिया, जिस वेक्टर को मैंने क्या बोला? ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? 3i + 4j +। बात समझ में आ गई? मैंने ऐसे वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर, सही है? कोई ऐसे वेक्टर ले लिया, देखो ये वेक्टर है। ठीक। देखो ये वेक्टर का मतलब क्या है? इस वेक्टर का मतलब ये है, एक्स डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आई, वाई डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? और जेड को। बात समझ में आ गई? अब मैंने ये वेक्टर लिया, मुझे बताओ अगर इस वेक्टर से मैं परपेंडिकुलर डालूं, किस पर? ये कौन सी है? आई। ये कौन सी है? जे। और ये कौन सी है? तुम ही तो बोले थे थोड़ी देर पहले सर ये आई और जे, और ये। अगर मैं यहाँ पर, यहाँ से क्या डालूं? परपेंडिकुलर।
किस पर? एक्स अक्ष पर। समझ में आ रहा है? अगर एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कितने को काटेगी? एक्स को। अरे बोलो, कितने पर काटेगी? 3 पर। कितने पर काटेगी? अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूं बाई पर तो ये कितने को काटेगी? अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं जेड पर तो कितने पर काटेगी? अरे बात समझ में आ रही है? तो वेक्टर का मतलब समझ रहे हो कैसे वेक्टर होता है? वेक्टर ऐसे है, ये एक्स है, ये बाई है और ये क्या है? जेड। यहां से परपेंडिकुलर एक्स पर डालोगे तो 3 पर काटेगी, बाई पर डालोगे तो 4 पर काट रही है, के पर डाल रहे हो तो किस पर काट रही है? 5 पर। किस पर काट रही है? अब मुझे बताओ, अभी बताएंगे इसके बारे में। मैंने कहा कोई मेरा वेक्टर ये है 2i प्लस 2i प्लस 3j, 2i प्लस, बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ ये i और j डायरेक्शन में है, किसमें है? यानी कि x और y में है। क्या ये x है और ये क्या है? ये बात पल्ले पड़ रही है? ये x और ये। अब मैंने ये वेक्टर लिया, वो वेक्टर मैंने ऐसे लगा दिया, वो वेक्टर मैंने कहाँ लगा दिया? ध्यान करो, एक मैंने वेक्टर लिया और वो वेक्टर यहाँ लगा दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब ये वेक्टर कौन से प्लेन में होगा? x और z में होगा। क्या z में? क्यों? क्योंकि इसमें z है ही नहीं, इसमें z। अब मुझे बताओ, देखो ये z है, ये ऐसे वेक्टर है, यहाँ पर ऐसे वेक्टर है, कौन से प्लेन में है? x और y ये है, तो क्या ये x y के प्लेन है? बेटा ये प्लेन किसका है? तो ये वेक्टर किस में रहेगा? सिर्फ x y में। किस में रहेगा? अब बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो ये x को कितने पे काटेगा? किस पे काटेगा? 2। और y पर डालूं तो कितने पे काटेगा? और यहाँ से देखो बेटा, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर मैं यहाँ से z पर डालूं तो ये z को कितने पर काटेगा? 0 पे। कितने पर काटेगा? तो चाहूं तो मैं इसे 0 के लिख दूं। क्या लिख दूं? नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैंने कहा कोई मेरा प्लेन है x, y और z, x, y और z। देखो बच्चों, चीज को समझना। ये हो गया स्टूल, ठीक है? अब इस चीज को समझना जरा। देखो बेटा, अगर तुमने इसे इधर से ले रहे हैं हम लोग, इसे माना x, इसे क्या माना? y, तो इसे क्या मानोगे? बात पल्ले पड़ रही है? इसे x, इसे y, तो इसे क्या मान लिया? z। चलो ठीक है सर। अब मैंने तुमसे कहा एक वेक्टर कोई तुम्हारा ये है, ये वेक्टर दिख गया? वेक्टर दिख गया? अरे ये ओरिजिन ही तो है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ये, क्या ये इस पर परपेंडिकुलर है? क्या डाला? परपेंडिकुलर। ऐसे लंब डाला, ऐसे लंब डाल दिया। तो जब मैंने इस पर लंब डाला तो इसने एक्स अक्ष को पता है कहाँ कट किया? अगर एक्स वाई जेड में है तो किस पर कट किया? 3 पर। और मैंने अगर यहीं से परपेंडिकुलर इस पर डाला, देखो यही तो परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इसने किस पर काटा? 4 पर। और बेटा जब मैंने ये जेड वाली टर्मोलॉजी है, जब मैंने इस जेड वाली टर्मोलॉजी पर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला तो इसने कितने पर काटा? 5 पर। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वेक्टर होता है एक्स वाई जेड टर्म में। लेकिन नीचे मैंने क्या ले लिया? 2i प्लस j, यानी कि वेक्टर मेरा कौन से टर्म में है? x और y में। बात समझ में आ रही है? अब बताओ x कौन सा प्लेन था? ये। y कौन सा प्लेन था? बात समझ में आ रही है? अब x और y प्लेन में है, यानी कि वेक्टर तुम्हारा ऐसे है। क्या ये एक्स वाई प्लेन में है? लल्ला, ये वाली परत कौन सी प्लेन है? एक्स वाई। देखो ये एक्स और ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो ऐसे काटेगा? ऐसे तो काटेगा, परपेंडिकुलर यही तो है। ये कितने पर काट रहा है लल्ला? 2 पर। कितने पर काट रहा है? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो किसको काट रहा है? 3 पर। किस पे काट रहा है? और मैं अगर यहाँ से जेड पर डालूँ, किस पर डालूँ? तो जेड मेरा यही तो है। और मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ही डालूंगा तो वो 0 ही पे काटेगा। किस पर काटेगा? देखो परपेंडिकुलर डालो यहाँ से तो 0 पे तो काटेगा।
तो 0 पर काटेगा। तो ये हमारे थे एक्स वाई जेड प्लेन की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलो अब इसके अगले और बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब देखो सर जी, बेसिकली मैंने तुमसे बात कर रहा था बेटा मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहा था? अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऐसे प्लेन होते हैं, एक एक्स एक वाई और एक ऐसी तो प्लेन होते हैं। अब मैंने कहा एक मेरा वेक्टर यहाँ पर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, जो कितना है 3i + 4j + 5k। क्या ये वेक्टर है? यही तो वेक्टर है। और तुम्हें पता ही है ये वेक्टर कैसे शो करते हैं। अब बताओ, क्या मैंने वहाँ पर शो किया? ऐसे समझ में नहीं आता है, 2D में समझ में तुम्हें ये लगता है जेड पता नहीं किधर भाग रहा है, बात समझ में आ रही है? लेकिन जेड इधर ना होके किधर है? इधर है, इधर ही तो है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। इसीलिए देखो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये तुम्हारा ए वेक्टर है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसे लिखा, मॉड लगाया, √ लगाया, आई के अगले क्या है? अरे जल्दी बोलो, 3 का होल स्क्वायर, जे के अगले कितना है 4, के अगले 5। अब मुझे बताओ 3 3 जा 4 4 जा, फिर अगले बताओ 25, देन ऐड करोगे तो कितना आएगा? √50। तो √50 को बच्चों पता है कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 5√2। कैसे? 5 25, अरे √ में ले जाएंगे तो 5 25 दूनी, तो इसका मैग्नीट्यूड ये आया। समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड देखना, जब भी मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो तुम क्या करोगे, जैसे 3i + 4j + 5k। ठीक है, तो इस टाइप से क्या निकाल दोगे? मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक, अच्छा हो गया? समझ में आया? अब मैं बात कर रहा हूँ तुमसे टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलो उतार लिया। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन से होते हैं? पहला टाइप है पोलर वेक्टर। पहला टाइप कौन सा है? पोलर वेक्टर। ठीक है, देखो पोलर वेक्टर क्या होता है, पहले ये देखो। पोलर वेक्टर का मतलब ये होता है वो वेक्टर जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? नोन। विच वेक्टर आर ए नोन पॉइंट, या जिस वेक्टर का हमें कोई एक नोन पॉइंट पता हो उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। जैसे मुझे बताओ, क्या ये वेक्टर तुम्हें पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हाँ पता है। अरे ये वेक्टर पता है ना तुम्हें कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये कौन सा है? पोलर वेक्टर। कौन सा है? समझ में आ रही है? ये है तुम्हारा पोलर वेक्टर। उसके बाद में अगला आता है एक्सियल वेक्टर। ये इसमें लिख लो ऐसे, विच वेक्टर हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट। जिस वेक्टर का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। अब बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की। ठीक है, तो जो रोटेशनल वेक्टर होते हैं वही क्या कहलाते हैं?
rotational vector are called axial vector। रोटेशनल वेक्टर ही क्या कहलाते हैं बच्चों? एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। अब रोटेशनल कैसे, जरा देखो, ये वेक्टर है, ये घूम रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? तो ये वेक्टर कौन सा कहलाएगा? एक्सियल वेक्टर। बात समझ में आ रही? क्या कहलाएगा? एक्सियल। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ represent by right hand thumb rule। किससे देखते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, कैसे? इधर देखो, मैंने कहा अगर ये ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड लिया, राइट हैंड सबका यही है, ठीक है। अब देखो, राइट हैंड लो सभी लोग और ऐसे रुखाओ, ऐसे, इधर ही तो जा रहा है, तो उंगलियां तुम ऐसे मुड़ाओगे तो डायरेक्शन कहाँ दिखा रही है? अंदर दिखा रही है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है बेटा? इसे अंदर से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? अब मैंने कहा कोई वेक्टर अगर तुम्हारा ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है? कोई वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अगर कोई वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन किधर है? देखो बताओ, ऐसे, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर की ओर है। देखो कहाँ दिखा रहा है? ऐसे तो घूम रहा है। कोई ऐसे घूम रहा है तो, बात समझ में आ रही है? तो हम किससे देखते हैं? हम लोग देखते हैं डायरेक्शन थंब रूल। हम किससे देखेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। किससे देखेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। ओके, अगला देखो, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या कहलाते हैं? विच वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हों? सेम। कैसे कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाएंगे बच्चों? पैरेलल वेक्टर। ध्यान रखना। अब पैरेलल के बाद एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर बेटा इधर, ठीक है, दूसरा वेक्टर इधर, इनकी डायरेक्शन तो क्या हो? जस्ट अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग बेटा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अभी निकाला था, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अंडर रूट कर दो, आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर, के साथ में जो है उसका स्क्वायर। किसको? मैग्नीट्यूड को परिमाण क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इस कंटेनर में पानी आता है क्या? इस कंटेनर में पानी आता है?
हैं? ठीक है, अच्छा है भरा हुआ। ओह, पानी तो भरा हुआ है, नीचे काहे रख दिया है? डीएम साहब ने व्यवस्था पूरी करी है, टेबल पूरी, टेबल लगवा के दी है, कॉपी किताबें, पेन सब कुछ, अच्छा सा कमरा लगवा के दिया है। ऐसे कमरे वैसे गवर्नमेंट स्कूलों में होते ही कहाँ हैं, है ना, सब जंग लग जाती है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ही होते हैं। एक बात है तुम्हें बताएं, हम इंटर तक 12वीं तक हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेट पे ज़्यादा जोर देता है। इंटर तक हम लोग पढ़ते हैं तो प्रेफर करती है दुनिया प्राइवेट में जाएं, प्रेफर करते नहीं करते हैं कि प्राइवेट में जाएं, ठीक। उसका रीज़न हुआ एजुकेशन सिस्टम जो हम लोगों का बिल्कुल ख़राब हो गया है ना। एजुकेशन सिस्टम कहाँ हम लोगों का अच्छा है। देखो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है, 100% मैं कह रहा हूँ, कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। अच्छा, जो तुम हायर एजुकेशन में जाओगे वहाँ सब लोग गवर्नमेंट को ही वैल्यू देते हैं। MBBS गवर्नमेंट, तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई, गवर्नमेंट MBBS में इसी तो पढ़ाई कर रहे हो, नारा है, प्राइवेट के लिए तो थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो। तो उधर फिर गवर्नमेंट को वैल्यू दी जाती है, प्राइवेट को वैल्यू नहीं है बिल्कुल। तो ये आधा सिस्टम गवर्नमेंट को वैल्यू दे रहा है, आधे लोग हैं वो सरकारी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर का मतलब क्या होगा कि जिन वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो बेटा, 0 हो। ठीक है, ए वेक्टर ये, और इसके ऊपर ही क्या कौन सा वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल बच्चों कितना है, 0। समझ में आ रही है। कोलीनियर, कोलीनियर का मतलब ये बेटा डायरेक्शन तो सेम हो सकती है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सेम, बट मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मतलब सेम हो भी सकता है या फिर सेम नहीं भी हो सकता है। सही है, दोनों कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन। ठीक, ये क्या होता है तुम्हारा कोलीनियर वेक्टर। चलो ठीक, कोलीनियर वेक्टर के बाद में हम लोग बात करेंगे, बहुत वेक्टर है, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर हो गया, अब लिखो बेटा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर का मतलब है विच वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 0 के, मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर। क्या बोलते हैं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट क्या, यूनिट वेक्टर। कुछ होगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड 0 होगा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, स्टार बना लो स्टार। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में वेक्टर होता है, इसमें विच वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1। जो वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड रखता हो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है,
इट्स डिनोट वाई ऐसे, जैसे मान लो ए है तो ए कैप, बी है तो बी कैप, सी है तो सी कैप, बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने कहा मान लो ए कैप, बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? तो देखो यूनिट वेक्टर की हम पहचान कैसे करते हैं, पहले ये देखो। सबसे पहले क्या, कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज किसके इक्वल होगा? 1 के। विच वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाउ टू ट्राई दिस वेक्टर, सपोज दैट देयर ए कैप इक्वल टू 1/√2i, 1/√2i प्लस 1/√2j। ठीक है, नाउ इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो ऐसे मैग्नीट्यूड लिया जाएगा बच्चों। मैग्नीट्यूड लूंगा तो बताओ इसका स्क्वायर 1/√2 का प्लस 1/√2 का, अब बताओ 1/√2 का 1/2 और इसका भी 1/, सही है? दोनों को ऐड किया तो सर जी क्या आया? √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है? तो इसका मतलब ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया? तो यानी कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। कैसा है? यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई? कैसा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट चेंज होता है? हाँ हाँ, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिटी क्या होता है? यूनिटी क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ। चलो अभी बता रहा हूँ उस चीज़ को, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, उसी पे आ रहा है। देखो ये हो गया। अब जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा ए वेक्टर, देखो एक बात और ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर हम लोग करते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर का मतलब कैसे, जैसे ए कैप है, ए कैप का होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, सॉरी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हमेशा इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई बी वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर जो चाहे वो तुम बोलो, जो इच्छा करे। बताओ बेटा कोई वेक्टर बताओ, आई जे के टर्म में कोई वेक्टर बताओ, चाहे आई जे के टर्म में बताओ, चाहे आई के टर्म में बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो बताओ। ए जैसे मैंने मान लिया 2i - 3k + 1, 3j + 1k। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक, ये मेरा एक वेक्टर है। मैंने तुमसे अगर ये कहूं कि बी वेक्टर जो ये है चेंज करो किसमें? यूनिट वेक्टर में। इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें? यूनिट वेक्टर में। बात समझ में आ रही? अब इसे यूनिट वेक्टर में मुझे बताओ, क्या अभी ये यूनिट वेक्टर है? नहीं। क्यों? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 4 13 14, √14। क्या आंसर आ रहा है? अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √14। कैसा आ रहा है? √14। ठीक है, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक, लेकिन इसे किस में कन्वर्ट करना है? तो कैसे करेंगे? तो सर जी जैसे देखो यहाँ पर ए कैप है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी कैप। बी कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस समझ में आई? अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले अंडर लगाया, अंडर लगाने के बाद यहाँ पर देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। बेटा जे के अगले कितना है? -3 है ना, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का। अब बताओ
2 2 जा कितने होंगे, -3 इंटू -3 बताओ 9 कितने होंगे, +1 ऐड किया तो कितना आया, √40। बात समझ में आई, आ गई। उठा के इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। कैसे, इधर देखो, b कैप बराबर b वेक्टर क्या लिखा हुआ है, +1 के, यही तो है, बटे मैग्नीट्यूड √ क्या लिख दिया, बात समझ में आ गई, क्या आ गया, √40। अगर मैं देखूं बेटा, सबको चाहे तुम बटे में कर लो, अलग अलग डिवाइडर, जैसे 2i/, √14, 3j बटे √14, 1k बटे √14, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अगर ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो, बस चाहे तुम निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आएगा, निकाल लो, चाहे उतारो फटाफट, निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आएगा, तभी तो ये यूनिट वेक्टर है। ये कब यूनिट वेक्टर है, अरे मुझे बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सब सो रहे हो तुम सब लोग, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 के। बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ क्या ये मेरा यूनिट वेक्टर है, नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, नहीं है, लेकिन इसे चेंज तो कर सकता हूं मैं, सही है, इसे चेंज कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, फिर ऊपर लिखा देखो b वेक्टर, और नीचे क्या कर दिया, सही है, और सबके बटे में कर दिया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ठीक है, निकालो जल्दी, लिखो फटाफट, उतार लिया, उतारो फटाफट, उतारो फटाफट, और डिवाइड कर दिए सबको, नहीं आई जे क्या हटे हैं, लगे हुए हैं, कहाँ डिवाइड करते समय, इसमें कहाँ हटेंगे, हाँ तो 2i रहेगा, डिवाइड करते समय आई जे के थोड़ा हटेंगे, आई जे के कब हटते हैं, मैग्नीट्यूड लेते टाइम, डिवाइड कैसे हो गया, कैसे हो जाएगा डिवाइड, देखो ऐसा है कि यहाँ पर जो मैंने डिवाइड किया है वो 2i के बटे में क्या ले लिया,
ऐसे ही माइनस है तो माइनस आ गया, 3j के बटे में क्या ले लिया, बस हो जाता है ऐसा। डिवाइड क्यों करोगे, अब ऐसे ही आंसर है, हैं? 1 लाना है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका लो, लिखो b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट इस वाले का स्क्वायर, i छोड़ दिया, i छोड़ दिया ना, तो i छोड़ दिया तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 14 का, बताओ 3 तियाँ बटे अंडर रूट 14 का 14, अरे ही तो आएगा, प्लस 1 एकम बटे एलसीएम कितना लिया 14, और ऊपर ऐड कर दो 14, कट गया तो किसका आया अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 क्या आया 1। ऐसे ही तो निकालेंगे हम लोग, ऐसे ही तो निकालेंगे, सिंपल हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन लिखना, लिखो अंडर रूट 5i प्लस 3j माइनस के, अंडर रूट 5i प्लस 3j माइनस के, माइनस के क्या बोला, बोलो, अंडर रूट चेंज इन यूनिट वेक्टर, चेंज इन यूनिट वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर में चेंज करो। हो गया, कितना आया आंसर, तो सर जी जब इसे मैंने चेंज किया बेटा, हुआ चेंज, दिखाओ चलो दिखाओ, कॉपी दिखाओ अपनी, कहाँ चेंज कर रहे हो, कर दिया, आप दिखाओ बेटा, 35 आया आपका, देख लेते हैं, मिस्टेक कर दी नहीं कर दी, हो गई मिस्टेक हुई बच्ची, नहीं हुई, हो गई तो ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने कहा बेटा, अगर मान लो मैंने इसे आर वेक्टर मान लिया, ठीक है, तो इसे मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, सही है, यही तो करोगे। तो सबसे पहले आर वेक्टर का क्या निकालो,
मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या है, √5 का होल स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। √5 का कितना आया, 9 प्लस कितना हो गया, सॉरी √5 का कितना आया बच्चों, 5, कितना आया 5, तो कितना हो गया √15, कितना आया √15। अब सर अगर मैं इसे वेक्टर में चेंज, अगर मैं इसे यूनिट वेक्टर में चेंज करूं तो यूनिट वेक्टर में देखो कैसे चेंज होगा, तो r कैप बराबर r वेक्टर कितना है, √5i प्लस 3j माइनस बटे √ अलग अलग कर लो, √5i बटे √15, 3j बटे √15 माइनस k अपॉन √, समझ में आ गया, हो गया। अगला है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है, जिन वेक्टर, जो वेक्टर कैसे प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, जो वेक्टर कैसे प्लेन में हो, सेम प्लेन में, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। उन्हें बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, सेम प्लेन में, उसे क्या बोल देंगे, कोप्लेनर वेक्टर। बात समझ में आ रही है, चलो। रेसिप्रोकल मतलब बेटा कैसे, मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई 1 हो। अच्छा वो चीज़, वो अभी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में आएगी, वो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होती है उसमें आती है। अच्छा आप कह रहे हो कि सर वो वेक्टर भी तो एक टाइप के वेक्टर होते हैं जिन्हें रेसिप्रोकल बोलते हैं, जिनका अगर डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो जिनकी वैल्यू 1 आ जाती है। हाँ हाँ, ऐसे वेक्टर के बहुत टाइप हैं, जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर, सही है, एंटी वेक्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर हैं। ठीक, चलो अब मैं बात करूं एडिशन ऑफ वेक्टर। बेटा दो वेक्टर्स का जोड़, जैसे मैंने कहा मेरा कोई एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है i प्लस 3j माइनस 5 के, सही है, और एक वेक्टर मेरा बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 3 के। मैं तुमसे कहूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये ऐड ही तो है, अरे ये दो वेक्टर उसका क्या है, ऐड है। अगर जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, तो आई आई वाले जोड़ दो, तो 2 और 1, अरे बोलो, ये दोनों जोड़ो, कितने आएंगे, जल्दी बोलो, कितने आएंगे बेटा, जोड़ कैसे होता है, आई आई वाले जोड़ दो, तो 2 और 1, ये जोड़ो, तो जब 3 में से -1 घटाओगे तो कितना आएंगे, यही तो आएंगे,
जब -5 में से 3 घटाओगे तो कितने आएंगे? बात समझ में आ गई? तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कितना हो गया 3i + 2j माइनस, सही है, हो गया। अब मुझे बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ तो घटाओ, हाँ घटाओ इसी में से। सिंपल है भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो किस में से सब्ट्रैक्ट किया है मैंने? ए वेक्टर माइनस, अब सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या i + 3j - 5k माइनस, क्या माइनस किया तो ध्यान दो, 2i - j प्लस, यही तो किया। अब देखो i + 3j माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, बात समझ में आई? अब बताओ मुझे 2i में से i गया तो कितने बचे? माइनस का, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए। अरे आया समझ में? यहां पर 8 क्यों आए भैया बताइए हमें? यहाँ 8 क्यों आए? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों ऐड हो गए, कितना हो गए 8। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों जोड़े कितने हो गए 4, सही है। ये प्लस में, लेकिन ये तो माइनस का ही तो बचेगा, तो माइनस का क्या बचा? i। बात समझ में आ रही है? तो दो वेक्टर का चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे घटाया हो, चाहे जोड़ हो, हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन लॉ, ठीक है, GON, पॉलीगॉन लॉ। देखो इस लॉ में क्या कहा गया कि तुम 2 या 2 से अधिक वेक्टरों को जोड़ो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वेक्टरों को जोड़ो। अब जोड़ने के बाद में, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये बेसिकली एडिशन, ये है जो वो एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स है। कैसे? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, बात समझ में आ रही है बेटा? सभी एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं, ए बी सी डी। तो इन्होंने कहा अगर इनका ये वेक्टर है, अगर इसे लास्ट में इससे जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, ठीक है, लास्ट में, तो इन्होंने कहा अगर ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ये वेक्टर कौन सा हो? आर वेक्टर, क्या हो? तो इसमें ये कहा गया कि आर वेक्टर और सारे वेक्टर्स के बराबर होगा, यानी कि आर वेक्टर और सबके आर वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर।
यानी कि सभी वेक्टर्स का एडिशन किसके बराबर होगा? डी के, आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर के। ये किसने कहा? पॉलीगॉन। किसने कहा? पॉलीगॉन। ठीक, पॉलीगॉन। अच्छा, एक चीज समझो, तुमने पाइथागोरस में पढ़ी है बेटा? चलो हिंदी में ही। हाँ, पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोथेनिस, सॉरी हाइपोथेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। यही तो होती है। ये तुम्हारी कौन सी थ्योरम होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी होती है? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, उतार लिया? अब पानी पिया था, प्यास लग रही था, गला सूख गया। ठंडा भर के लाए थे क्या? इसी बोतल से, इस नल से? कहाँ पर? अच्छा, वो लिखा हुआ है ठंडा मिलता है? नहीं, कह रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी ठंडा पानी मिलता है। आश्चर्य हो रहा है इस चीज़ को लेकर। पढ़ लिख लो अच्छे से, ठीक है? मेहनत कर लो बच्चों, बहुत फ़ायदे होते हैं आगे चल के। ठीक, अभी तक तो पढ़ाई तुम्हारी छोटी मोटी पढ़ाई थी, सही है? आगे चल के तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी वो आने वाली है। एक चीज़ और है, अगर तुम जैसे मान लो तुमने 12th कितना ही अच्छा किया, कैसा ही किया, उससे मतलब नहीं है। एक बार ज़रा सोचो, अगर तुम यहाँ से बीएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो इंटर के बाद, या मैंने तुमसे कहा कोई बच्चा डी फार्मा कर रहा है या बी फार्मा कर रहा है, या कोई बच्चा नर्सिंग कर रहा है, ठीक है? उस चीज़ का पहले रेशियो समझो। जो बच्चा नर्सिंग कर रहा है वो ज़्यादा में ज़्यादा क्या करेगा? अगले चल के नर्स बन जाएगा, ठीक है? सरकारी नर्स बन गया तो भाई उसकी 40,000 सैलरी होगी, 45,000 सैलरी होगी बस, और पूरी ज़िंदगी वो एक MBBS डॉक्टर के नीचे ही काम करेगा, पूरी ज़िंदगी। किसी बच्चे ने मान लो डी फार्मा कर लिया बच्चों तो क्या करेगा? मेडिकल ही खोल सकता है। और आजकल तो मैं देखता हूँ हर बंदे के पास लाइसेंस है डी फार्मा का, और रियलिटी ये है जिसके पास नहीं है वो भी चला रहा है भाई, किसी को 50,000 रुपये दे के चला रहा है। यही तो रेट चल रहे हैं आजकल। जिसके पास डी फार्मा नहीं है वो भी ये सब काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर तुम लोग मेहनत करते हो और डॉक्टर बन जाओगे, मुझे बताओ आज पीलीभीत के अंदर ऐसा कोई एक सिंगल डॉक्टर बता दो जिसके पास डिग्री हो और वो एक दिन का 50,000 से कम छाप रहा हो। एक दिन का कोई भी डॉक्टर 50,000 से कम नहीं छाप रहा है, सब ऊपर छाप रहे हैं। एक दिन का बता रहा हूँ तुम्हें, सही है? बाकी कुछ की तो कीमती नहीं है, सही है? एक डॉक्टर जो होता है वो अगर सिर्फ 1 घंटे ऑपरेशन करता है तो तुमसे 50-60 हज़ार रुपये छीन लेता है। अरे 15-20 हज़ार रुपये तो छीन ही लेता है 1 घंटे ऑपरेशन करने के सिर्फ। और पर्चा देखने के, वो पर्चा देखना, हाथ देखने के, सही है, 1,000 रुपये तुमसे पहले पर्चा बनवा लेता है और फिर तुमसे वेट कराता है वो अलग, ठीक? और आके तुमसे हाल चाल नहीं पूछता है, उसका दिमाग कहीं और होगा, क्या कुछ और रहा हो। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर MBBS, तो वो मैं गया हुआ था तो बैठा था मैं, तो वो मरीजों को संग में देख रहा है, तो उसने क्या किया एक मरीज, भीड़ थी बहुत, उसके लिए भीड़ रहती है बहुत, उसने एक का हाथ ऐसे पकड़ा, एक का हाथ ऐसे पकड़ा और उससे बोला तुम भी स्टार्ट हो जाओ, तुम भी स्टार्ट हो जाओ, ऐसे करके दोनों वो अपनी अपनी मरीज बताने में, मर्ज बताने में स्टार्ट हो गए।
और वो बात सुनना है मेरी। अब मैंने उससे, जब वो मरीज चले गए, मैंने क्या बता, तूने उनकी बात सुनी कि इनकी बात, मेरी बात सुनी? बोले ना मुझे तेरी बात सब पता है, मुझे ये नहीं पता उन दोनों ने मुझसे क्या बोला। वहीं तूने दवाई लिख दी? बोले हाँ दवाई लिख दी, वो ठीक भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में बेटा डॉक्टर्स की इतनी बड़ी कमी है हमारे भारत देश में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो लोग जब तुम मेहनत करोगे तभी सफल हो सकते हो। कुछ लोग कहते हैं, एक चीज़ और बताऊं मैं, हमेशा ध्यान रखियो, कभी भी दवाई लेने जाओ, कभी भी अपने घर वालों का इलाज कराओ तो सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री जरूर देखना। पीलीभीत में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कैमरा है सामने, सही है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब प्राइवेट डॉक्टर चला रहे हैं, सही है। उनकी डिग्री देख लो, सब रसिया की, कजाकिस्तान की, यहाँ की है। ठीक है, किसी की डिग्री भारत की नहीं है, और जिसकी डिग्री भारत की नहीं उससे दवाई मत लो, बिल्कुल साफ। क्यों? क्योंकि जब हम तो सीधे बांधते, जब तुम्हारी हिम्मत नहीं थी किसी एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की, तो उसे इस भारत देश में डॉक्टर बनने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर उसने डॉक्टर बन भी गया है, वो अब भी है, अब अगर वो डॉक्टर बन भी गया है पैसे के दम पे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि तुम उससे जाके दवाई ले रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब उसके बाप करोड़पति थे, क्यों? क्योंकि उनके पापा डॉक्टर थे, उनके फादर क्या थे? डॉक्टर। यहाँ पर पीलीभीत बता रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में मैं, और सबकी तो छोड़ ही दो। ठीक, फादर हैं डॉक्टर, पैसा है बहुत। ठीक है, लड़के ने पूरी ज़िंदगी क्या किया? 10वें 11वें 12वें तक ऐश करी है, बस रुपया उड़ाया बाप का, इधर घूमा उधर घूमा, ठीक है, बस मौज कर रहा है। ठीक है, इधर ट्रिप पे जाना उधर ट्रिप पे जाना। 12वीं पास हो गया, उसके फादर को पता था कि इसके बस की बात नहीं, कि जो 7 जन्मों में भी MBBS का एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाया। उन्होंने क्या किया? विदेश भेज दिया। अब उसने मजे विदेश में भी करे, उसने पैसा विदेश में भी उड़ाया अपना बाप का। ठीक है, और विदेश में पैसा उड़ाने के बाद जब उसकी पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी आराम से पैसे उड़ाने में बीत गई, फिर आके अपने पापा के एक केबिन में हल्के से आके बैठ गया। उसके फादर ने मरीज बहुत तेरे हैं, उन्होंने तुमको भी दिखवाना स्टार्ट कर दिया और नाम लगा दिया भाई बड़े बड़े अक्षरों में डॉक्टर, और 2-4 लाख रुपए अलग लगा दिए, उसका प्रचार कर दिया पीलीभीत में। तुम समझ रहे हो कि हाँ भाई ये डॉक्टर का लड़का है तो वो अच्छा है, सही है। और वहीं पर एक लड़का, जैसे मैं डॉक्टर बताऊँ तुम्हें, जैसे डॉक्टर, तुमने शैलेंद्र का नाम सुना होगा, डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार। ठीक है, उस बंदे के पास में डिग्री, अपनी डिग्री है, मेहनत से पढ़ाई करिए, गरीब घर से निकला हुआ बच्चा जैसे आप सब लोग हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से मैंने बात करी है काफ़ी बार, बट बताया है अपने रियल लाइफ के बारे में, पास किया। तो उन्होंने पास करने के बाद में क्या करा? पढ़ाई करी 4 साल, 4.5 साल जो लगी, पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करी, तब दे रहे हैं। वो जेन्युइन बंदा है। ठीक है, डॉक्टर दीपक गंगवार स्टेशन रोड पर बैठते हैं। ठीक है, जेन्युइन पढ़ाई करी, गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री है, अच्छे से पढ़ाई करी। ठीक है, 1-2 डॉक्टर और होंगे पीलीभीत में, मेरा फिलहाल इन लोगों से परिचय है इसलिए मैं तुम लोगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, और मैक्सिमम जो डॉक्टर मैंने तुम्हें बताए सब नकली है। अच्छा खुद बताओ, इन डॉक्टरों को तुम नकली नहीं कहोगे क्या? भाई जो आदमी पैसे के दम पे डिग्री लेके आया है तो वो नकली डॉक्टर है। ठीक, तो कभी भी अगर दवाई लेने जाओ, ठीक है, दवाई लेने जाओ, अगर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, तो कभी भी उन डॉक्टर से दवाई मत लो। ठीक है, जो डॉक्टर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और तुम उस डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हो, इसका मतलब ये है तुम अपना जान खुद ही जोखिम में डालना चाह रहे हो। सही है? तो कभी भी दवाई लेने जाना, पहले डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखो, भले उसे कितना ही एक्सपीरियंस हो गया हो। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस तो हो गया है, लेकिन कम से कम उस चीज़ को तो देखो, उसे कितना ही एक्सपीरियंस हुआ, उसकी पढ़ाई तो नहीं है, उसकी पढ़ाई तो नहीं है। अब मेरे गवर्नमेंट की एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मान लो कोई बंदा है गांव में जाके दवाई बेच रहा है, अपना गांव में छोटा बहुत क्लिनिक लगा के लोग बैठे रहते हैं, लोग होते हैं जिन्हें हम लोग वैसे झोला छाप बोलते हैं, ठीक है, मान लो कोई है भी, तो भैया उसकी डिग्री में और इनकी डिग्री में क्या अंतर है, हमें ये बता दो। कोई अंतर है? बस उसके पास पैसा नहीं था तो वो विदेश से डिग्री हासिल नहीं कर पाया, सही है। इनके पास पैसा था तो इन्होंने विदेश से जाके डिग्री हासिल कर ली।
बस इतना अंतर है, बाकी वो भी झोला छाप है, ये भी झोला छाप है मेरी नज़र में, समझ रहे हैं? तो तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों के फादर के पास अगर इतना पैसा होता तो तुम यहाँ बैठे ही नहीं होते, लल्ला इसी साल एडमिशन ले लेते, ठीक है, चुपचाप नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते। अब नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई तब भी कर दिया है गवर्नमेंट ने, पहले तो क्वालिफाई भी नहीं करना पड़ता था, आज से 4-5 साल पहले डायरेक्ट जाके एडमिशन हो जाते थे, ठीक। तो एक बालक चाहे भले नकल करा के उन्होंने पास करा दिया, फिर नकल करा के ये MBBS की डिग्री करवा दी, ऐसा है रियलिटी में, बहुत से लोग ऐसे देखे, ठीक। तो वही है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करोगे, अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर तुम्हारे बराबर में कोई एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसने MBBS करा है प्राइवेट कॉलेज से, तुमने करा है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो तुम्हारा सीना हमेशा चौड़ा रहेगा। किसी भी बात में, कहीं पर भाषण देने की बात हुई, किसी को अपना परिचय देने की बात हुई पूरी ज़िंदगी में, हमेशा, क्यों? क्योंकि तुम खुद कहोगे कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, अपनी डिग्री प्राप्त करी है, मैंने नीट एंट्रेंस एग्जाम पास करके गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लिया है, ठीक। वो तुम्हारे सामने 4 बातें नहीं कह सकता, समझ में आ रहा है? लेकिन उस काम के लिए बच्चों मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। दिन रात मेहनत करोगे तब जाके नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो पाता है ना? तो जब इतना सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो भाई इतना तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है, यही चीज़ है। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे IIT की, हम लोग हालांकि IIT की क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं IIT में पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। IIT एक स्टूडेंट पे इंडियन गवर्नमेंट 80,000 रुपये महीने से ज़्यादा खर्चा करती है। IIT में 80,000 से ज़्यादा महीने का इंडियन गवर्नमेंट खर्चा करती है एक बच्चे पे। ऐसी MBBS में बहुत खर्चा करती है, जैसे MBBS तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए डेथ बॉडीज लाती है, ठीक है, एक डेथ बॉडी पता कितनी महंगी होती है, बहुत महंगी डेथ बॉडीज होती हैं, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए देती है वो, ठीक है, इसीलिए तो देती है क्योंकि जिससे कि हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग अगले चल के अच्छा हो, तुम लोग अच्छी प्रोग्रेस कर सको, इसीलिए। प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा नहीं होता है सब, तो प्राइवेट वाले क्यों पैसा खर्च करें, क्यों डेथ बॉडीज़ पे लाएँ, वो पैसा खर्च करेंगे, डेथ बॉडीज़ लाएंगे, ना होंगी, ना कभी एक्सपेरिमेंट करोगे, ना तुम्हें कोई मतलब रहेगा, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तुम्हें ऐसे ही जम के करनी है धीरे धीरे, ठीक है भाई, लगे रहो धीरे धीरे बेटा, सब होता है, मेहनत करते रहो बस। चलो, हम लोगों ने इसकी किस में बात करी थी? पाइथागोरस थ्योरम की बात करी। चलो, मैंने कहा तुम्हें, अगर बेटा एक वेक्टर कोई ये है, सही है, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, अगर एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? क्या थीटा है या 180 माइनस थीटा है? थीटा है ना, क्यों? क्योंकि एंगल हम कैसे निकालते थे? टेल टेल देखते थे या हेड हेड, तो ये टेल टेल है। लेकिन पता है, दो वेक्टर जब भी जुड़ते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता है, ध्यान रखना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है? तो दो वेक्टर का एडिशन तभी होता है जब दो वेक्टर कैसे जुड़े हुए हों? हेड टू टेल या फिर टेल टू। एंगल कैसे निकालते हैं? टेल टेल हेड हेड, टेल टेल। एडिशन दो वेक्टरों का कैसे करते हैं? हेड टू टेल या फिर टेल टू। मुझे बताओ, क्या ये दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हुए हैं? क्या इन दोनों को जोड़ सकता हूं? तो क्या करना पड़ेगा? इस पूंछ को इसके सर पे लाना पड़ेगा। सर पे कैसे लाओगे? इसे पैरेलल शिफ्ट करो, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करूं। तो अगर इस वेक्टर को बेटा पैरेलल शिफ्ट करा
तो ये यहाँ आ गया। अरे ये वेक्टर इसके कैसे है, पैरेलल ही तो है। अरे ऐसे ही तो जा रहे हैं, ऐसे ही तो जा रहे हैं, पैरेलल शिफ्टिंग है। अगर पैरेलल शिफ्टिंग है, इस वाले बोर्ड को आ गया पूरा, हाँ, तो ये पैरेलल हो गया इसके, तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना ही डायरेक्शन, तो ये बी वेक्टर हो गया बच्चों, सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से मिला दूँ तो क्या ये एडिशन होगा? और पॉलीगॉन लॉ से ये क्या होगा, अगर मैंने ये आर वेक्टर माना तो ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा? बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, बात समझ में आई? किसके बराबर होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर, बात समझ में आई? हाँ, तो एडिशन के लिए ध्यान रखना, एडिशन के लिए दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है? हेड टू टेल या फिर टेल टू हेड होता है, ऐसे एडिशन होता है। मेहनत कर लो बच्चों अच्छे से, सही बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन, ये पूरी फिजिक्स में इसके बिना क्वेश्चन नहीं होने तुमसे, सही है। ये आज समझ में, कल समझ में आएगा, ये तो सर स्टार्टिंग है। इतनी बार फार्मूला लगवाऊंगा मैं तुम्हें, हर चैप्टर में फार्मूला लगवाऊंगा, और ये फार्मूला तुम्हें ऐसे रट जाएगा ना, ऐसे रट जाएगा कि रटना पड़ेगा ही तुम्हें, हर चैप्टर में इसका यूज है, ऐसे समझो। मोहम्मद सोहेब तो होंगे नहीं, सुमित कुमार, उवैस, गौरेंद्र, और ये बुसरा नहीं है। ये बच्ची कौन सी है? एक दिन आई है सिर्फ। सहबाब, हेमलता, रिया, रेखा रानी, आतिफा, हिमांशी, तरुण, अवधेश, सोनूदास, शौनदीप, आकाश वाला, मंतसा, आशिन निशा, और भावना आज एब्सेंट है। मेहनत करो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और जितने ज़्यादा हो सकें बेटा उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ।